पोटेशियम का, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, ठीक है? बिल्कुल इसी की तरह सोडियम डाइक्रोमेट वगैरह-वगैरह चलता है, कैल्शियम डाइक्रोमेट वगैरह इसी की तरह चलता है, ठीक है? अगर हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर है, ये बनाना चाहें, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? कुछ इस टाइप का। अच्छा, यहीं पे K प्लस और यहाँ पे K प्लस इस टाइप से रहता है, ठीक है? हो सकता है तुम लोगों को मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा-सा ऑड लग रहा हो, क्योंकि ये जो हम लोग मतलब जो पेन टैब का ये जो एप्लीकेशन है यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा आउटडेटेड है, ठीक है? और इस लैपटॉप पे हम अभी अपडेट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से इसका जो पॉइंटर है, ये एक डॉट के फॉर्मेट में है, ना कि एक एरो के फॉर्मेट में, ठीक है? तो इसीलिए हैंडराइटिंग हो सकता है थोड़ा-सा ऑड लग रहा हो। एनीवेज़, अब जो हम लोग के पास डाइक्रोमेट बनता है, इसका हम लोग को प्रिपरेशन देखना है। और अगर तुम लोग के पास कहीं पे खुला हो जो वो जो सेट ऑफ रिएक्शंस थे, तो एक बार उस पे गौर करना, ठीक है? क्योंकि हम लोग के पास जैसे Cr2O7 2 माइनस है, डाइक्रोमेट आयन, इसको अगर अपन बेसिक मीडियम में डाल रहे थे, तो हम लोग लिख रहे थे कि यहाँ पे CrO4 2 माइनस मिलेगा, क्रोमेट। और क्रोमेट को अगर एसिडिक मीडियम में डालते थे तो क्या बनता था? बाइक्रोमेट, सॉरी डाइक्रोमेट, ठीक है? ये वाला एकदम फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन था, मतलब क्रोमियम के लिए फर्स्ट रिएक्शन था जिसको हम लोग पढ़े थे, ठीक है? तो ये हम लोग का एकदम वो था ना, कॉर्नर स्टोन टाइप बनेगा। इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा का पूरा अपना रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मेटलर्जी तुम लोग के सिलेबस से हट चुका है, तो एक चीज तुम लोग को बताते हैं कि एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइट ओर, ठीक है? अब ये क्रोमाइट ओर क्या होता है? तो ये एक पर्टिकुलरली क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक ओर होता है, ठीक है? इसी ओर का हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने में, ठीक है? अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है FeO.Cr2O3, ठीक है? इसको ही कुछ लोग FeCr2O4 के नाम से भी लिखता है, ठीक है? या तो तुम्हारे पास ये लिखा है या तो तुम्हारे पास ये लिखा है, दोनों सेम चीज है, ठीक है? दोनों क्रोमाइट हो रही है, और इसी क्रोमाइट ओर से हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है? इस तरीके से लिखा हो तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल ज्यादा हो जाता है। क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ना दिख रहा होता है कि ये भी एक तरीके का मिक्स्ड ऑक्साइड ही है, क्रोमाइट और किसमें? आयरन ऑक्साइड और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पे रिएक्शन करना इजी हो जाता है। अब रिएक्शन करना कैसे इजी हो जाता है, तो वो हम तुमको नीचे दिखाते हैं। देखो, मान लेते कि मेरे पास एक क्रोमाइट और है, FeO.Cr2O3, ठीक है? ये जो हमारे पास क्रोमाइट और है, इसमें हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, ठीक है? कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल सकते हैं, NaOH, KOH, कुछ भी, ठीक है? साथ ही साथ स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन डालते हैं, ठीक है? तो हम लोग के पास यहाँ पे सबस्ट्रेट में क्या है? सबस्ट्रेट में हम लोग के पास एक ही चीज है, विच इज FeO.Cr2O3। और यहाँ पे रिएजेंट हम लोग के पास दो है, NaOH और O2, ठीक है? तो तुम लोग ऑर्गेनिक जब पढ़ रहे होगे, तो ऑर्गेनिक में हम लोग को हमेशा एक चीज सिखाया जाता है कि एक किसी भी रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो होता है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है? सबसे पहले एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद चलता है, और उसके बहुत देर के बाद आता है रेडॉक्स, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला अपना जो स्कोप देखते हैं, खोजते हैं कि कहीं पे एसिड मिल जाए, कहीं पे बेस मिल जाए, ताकि रिएक्शन हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग के पास बेस तो पड़ा है क्या? NaOH, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग के पास दो ऑक्साइड है, FeO और Cr2O3, ठीक है? सो क्वेश्चन यही आता है कि FeO का नेचर क्या है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोट्रिक, क्या है? सोचो। बेसिक ही होना चाहिए। हाँ, बेसिक ही नेचर होता है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम लोग के पास Cr2O3 है, ये क्रोमियम के साथ शायद तुम लोग को ना पता हो, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक होता है।
तुम लोग को एक न्यूमोनिक भी बताए थे इसके लिए कि कौन कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होता है, ऐसे कुछ सुना था कभी क्या मेरे मुंह से? जनाबे अली या टीना लेने। यस सर। तो उसी न्यूमोनिक को हम लोग एक बार पूरा भी किए थे, ये आधे थे, इसके साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स भी उस न्यूमोनिक में डाले थे जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो एक बार उस न्यूमोनिक को जाके चेक करना, वहाँ पे क्रोमियम भी रहता है। तो उस न्यूमोनिक का मतलब यही था कि ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो अब देखो, एक बेस दूसरे बेस से रिएक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर NaOH को मौका मिले तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब तुम्हारे पास, अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक बेस है OH माइनस, तुम्हारे पास दूसरा बेस है OH माइनस का ही। ठीक है, ये मान लेते हैं कि NaOH है और ये मान लेते हैं KOH है। अब तुम इन दोनों को मिला दिए तो ये दोनों रिएक्शन थोड़ी करेगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलके एक तीसरा बेस बना देगा, एक और अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मान लेते हैं कि pH कुछ 11 है, इसका pH 12 है। ठीक है, तो तुम इसको मिला दिए तो इसका pH सपोज कि थोड़ा और ज्यादा ये बेसिक हो गया, 13 हो गया, हो सकता है थोड़ा कम बेसिक हो गया, 10 हो गया, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये दो बेस को मिलाने से एक नया कोई कंपाउंड नहीं बनता, वो मतलब बेस ही रहता है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन 99% ऑफ द केसेस में जब तुम दो बेस को मिलाते हो तो वो कोई तीसरा बेस नहीं देता, वो एक और अच्छा स्ट्रॉन्गर बेस दे देता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये एम्फोटेरिक वाले के साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन का ये मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ एसिड और एक बेस हम खोज रहे हैं। ठीक है, एसिड एम्फोटेरिक रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और एम्फोटेरिक बेस रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब इसका सब कैटेगरी होता है। क्योंकि तुम लोगों मतलब ये इसका डेफिनेशन में ही छुपा है कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच बिहेव्स एज बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो ये दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास एक प्रॉपर एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये जो एम्फोटेरिक कंपाउंड है ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब NaOH और Cr2O3 रिएक्शन करके बनाता है Na2Cr O4। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा याद रखने वाला रिएक्शन है कि ये Na2Cr O4 बनाता है। प्लस अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन भी इंट्रोड्यूस किया है, तो ये जो FeO है ये उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना देता है Fe2O3। ठीक है, ये दो चीज बना रहे हैं। अब तुम लोग अगर याद हो तो हम लोग जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर हम लोग एक चीज का बात कर रहे थे कि Fe2O3 का कलर क्या होता है। तो उस समय तुम लोग बताए थे कि Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का होता है। वो रस्ट एक तरीके से, Fe2O3 इज नथिंग बट रस्ट। ठीक है, Fe2O3.XH2, दिस इज रस्ट। ठीक है, तो इसमें तुम जैसे ही वाटर भी हटा देते हो तो ये रेडिश कलर का ही होता है, मतलब प्रीडोमिनेंटली ये रेडिश होता है। ठीक है, तो खैर ये तो इसका कलर का बात हो गया। यहाँ पे हम लोग को कलर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को यहाँ पे बनाना क्या है, गोल याद रखो, हम लोग को बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या, K2Cr2O7, ये चीज हम लोग को बनाना है। ठीक है, हम लोग के पास अभी ये दो चीजें हैं और हम लोग बना किससे रहे, क्रोमाइट और से बना रहे हैं। ठीक है, तो बस ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को इन दोनों को अलग करना है, तो अलग करने का एक ही तरीका होता है, तुम इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई डिफरेंस खोजो और उससे अलग कर दो। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्युबिलिटी में, फ्लेमेबिलिटी में, किसी भी चीज में डिफरेंस हो सकता है, तो उसको बस तुमको अलग करना है मैग्नेटिक नेचर में। तो ये तुमको हम सामने से यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सॉलिबिलिटी का फैक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, वाटर मीडियम में हो रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि ये वाटर मीडियम में पूरा रिएक्शन हो रहा है तो बहुत सिंपल है हम लोग के लिए, एक यहाँ पे अगर सॉल्युबल हो जाए और एक इनसॉल्युबल हो जाए तो हम लोग के लिए चीजें बच जाएंगी। ठीक है, तो कॉमन सा हम लोग के पास एक सवाल आता है कि इन दोनों में से कौन सा इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो सोडियम अगर हम लोग सॉल्युबल। सोडियम सॉल्युबल होगा, क्योंकि तुम लोग को उस समय बताया था ये चीज एस ब्लॉक में यस। कि ऑल पॉसिबल कंपाउंड्स ऑफ ऑल सिंपल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट NaCO3। ठीक है, और एक और चीज बताया था, ऑल पॉसिबल सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट और वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट NaCO3। ठीक है, तो बताया था कि वो दो एक्सेप्शन होल्ड करता है, तो ये मतलब कि अपने पास क्या है, सॉल्युबल। और Fe2O3 बेसिकली अपना रस्ट होता है, तो ये तो इनसॉल्युबल ही होता है। तो हम लोग का डेली लाइफ एक्सपीरियंस ही है कि रस्ट कभी सॉल्युबल होता है देखा नहीं हम लोग को, सॉल्युबल ही हो जाता तो इतना पूरा मैसिव
कार का सर्विसिंग इंडस्ट्री का दिक्कत सारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग अब क्योंकि एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल, तो बस हम लोग क्या डालना है यहाँ पे बीच में छन्ना। जैसे ही हम लोग यहाँ पे छन्ना डाल दिए सेपरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास Fe2O3 इस छन्ने के ऊपर बच गया और छन्ने के नीचे क्या बच गया Na2CrO4। ठीक है, ये बचे। अब इस Na2CrO4 को हम लोग लेके कुछ और आगे काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूरा ये वाटर मीडियम ही है। ठीक है, अब देखो हम लोग को बनाना क्या है, डाइक्रोमेट। ठीक है, और हम लोग के पास क्या है अभी, क्रोमेट। हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, एसिड। ठीक है, ऊपर देख लो, क्रोमेट में एसिड डालेंगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या डालें, एसिड। ये क्या बना दिया, Na2Cr2O7। ठीक है, अब ये Na2Cr2O7 बना दिया, इसमें सिंपल सा एक रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट KCl डाल दिया। ठीक है, तो ये बना दिया K2Cr2O7। बस खत्म रिएक्शन। ठीक है, अगर तुमको इसका एक ओवरव्यू देना चाहे तो ऐसा हम दे सकते हैं कि हम लोग के पास सबसे पहले था क्रोमाइट और हम लोग बना क्या रहे हैं वो याद रखो, बना रहे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम लोग के पास है क्रोमाइट और। ठीक है, क्रोमाइट और में अपन ने क्या डाला, बेस और ऑक्सीजन। क्रोमाइट और होता क्या है, FeO.Cr2O3। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन एसिड बेस, तो यहाँ पे कोई एसिड नहीं है, मतलब एम्फोटेरिक बेस रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब NaOH और Cr2O3 रिएक्ट कर गया, क्या बनाया, सोडियम आवाज कट क्रोमेट। आवाज कट गया, है सर। हेलो हेलो हेलो, अब यार सो क्लियर ही है। अच्छा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये FeO के साथ रिएक्ट किया और ये क्या बनाया, Fe2O3। ठीक है, अब हम लोग को इन दोनों को अलग करना है, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। तो कौन सा वाला सॉल्युबल कौन सा इनसॉल्युबल, Fe2O3 इनसॉल्युबल, Na2CrO4 सॉल्युबल। फिल्टर कर दिए और निकाल दिए। ठीक है, फिल्टर करके निकाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचा, Na2CrO4। यहाँ पे अपन ने क्या डाला, एसिड। एसिड डालने के बाद ये क्या बना है, Na2Cr2O7 और लास्ट में अपन ने क्या डाला, KCl डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है अगर इस तरीके से देखना चाहे तो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लो, एक बहुत कॉमन सवाल है जो लोग पूछते हैं, अगर चाहो तो पूछ सकते हो। कोई नहीं, इसमें जनरली लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर अगर आपको K2Cr2O7 बनाना था तो आप बेस में NaOH की जगह KOH ले लेते। ठीक है, आप NaOH की जगह KOH ले लेते और यहाँ पे आपके पास K2Cr2O7 बन जाता। K2Cr2O7
बन जाता, तो आप यहाँ पे K2Cr2O7 में H प्लस डालते और यहाँ पे कुछ करना ही नहीं होता, एक तरीके से सारा रिएक्शन ही हो गया, है ना। सो सर उसमें इम्प्योरिटीज नहीं रह जाता क्या? इम्प्योरिटीज क्यों? मतलब बोलो, हो सकता है सही हो सकता है ना हो, लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सर Fe2O3 को फिर कैसे से अलग करते हैं उससे? हाँ बताओ, अभी कैसे कर रहे थे? सॉल्युबिलिटी से। उस समय सॉल्युबिलिटी से नहीं कर पाएंगे क्या? हाँ तो सर आज कर पाएंगे। हाँ क्या? ऑल्दो आंसर है इसका कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। K2Cr2O7 सॉरी K2Cr O4 सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉरी इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग उससे उसको और Fe2O3 को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का वो सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट ही हट जाएगा, ठीक है। तो तुमको कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी देखना होगा कि कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई खास अंतर है कि नहीं। ऑल्दो तुम एक चीज को कंक्लूड कर सकते हो कि कोई खास अंतर इन दोनों में किसी प्रॉपर्टी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर होता तो लोग पैसे बचाने के लिए ये करते, एनयूएस की जगह केओएस डालते। मतलब ये कोई मतलब 30 मार्क का सोल्यूशन नहीं है। हर कोई सबसे पहले बात यही सोचता है कि अगर एनयूएस की जगह केओएस डाल दे तो क्या हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पे NaOH ही डालते हैं, KOH नहीं डालते, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हम लोग क्रोमाइट ओर लेते हैं, क्रोमाइट ओर में हम लोग बेस और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमेट ओर बना देता है, क्रोमेट ओर प्लस रस्ट, फिल्टर करके रस्ट को उड़ा देते हैं। क्रोमेट ओर लेते हैं, क्रोमेट ओर में अपन H प्लस डालते हैं। किसी भी क्रोमिक कंपाउंड में तुम ज्यादा H प्लस डालोगे तो डाइक्रोमेट बना देता है। डाइक्रोमेट बना दिया, डाइक्रोमेट बना दिया, लेकिन किसका बना है? सोडियम का, क्योंकि यहाँ पे बेस कौन सा लिया है? सोडियम। और इसके बाद फाइनली KCl डाल रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और K2Cr2O7 बन जाए। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। अच्छा, तुम लोग में से कोई उन्नति बैच का है क्या? सब ऊपर में तीनों हम लोग तो पास आउट नहीं है, अच्छा, लास्ट का नहीं पता। मतलब एक चीज हमको समझ नहीं आता, मतलब उन्नति बैच के बच्चे बार बार बोलते रहते कि ये क्लास नहीं हुआ, क्लास नहीं हुआ, लेकिन जब क्लास लगता है तो कोई आता नहीं है। लास्ट क्लास में भी हम उन्हीं लोग को खोज रहे थे कि कोई तो दिख जाए।
और उन लोगों को शायद पता नहीं है कि हम क्लास का रिकॉर्डिंग कर नहीं रहे हैं, तो और उन लोगों के लिए समस्या वाली बात ही है। अच्छा, अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। नो सर। अच्छा, अब देखो, देखो हम लोग डी ब्लॉक का 80% चीज कवर कर चुके हैं। जो रिमेनिंग 20% है उसमें से 5% मेंस का पोर्शन है, ठीक है, एंड रिमेनिंग 15% एडवांस का पोर्शन है, ठीक है। तो हम इस एडवांस के पोर्शन पे टच ही नहीं करना चाह रहे अभी के लिए, ठीक है, बस मेंस वाले पोर्शन पे ही रहना चाह रहे हैं। तो अगर तुम लोग कुछ अभी तो क्लास कब तक होगा? क्या, सर क्लास कितने, मतलब ड्यूरेशन क्या है क्लास, इस क्लास का? अच्छा, इस क्लास का मतलब है तो जब जब डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा छोड़ देंगे। हाँ सर, खत्म ही कर दिए। हाँ मतलब क्योंकि ऑल तो हमको तो खत्म ही लगता है, लेकिन तुम लोग को पता नहीं क्यों खत्म नहीं लग रहा है। सर वो 5% रह गया ना। अरे वो 5% कुछ होता है ना कि खुद से पढ़ते पढ़ते भी लगता है कि ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो वो 5% वहां पे है, ठीक है। जैसे हम तुम लोग को कुछ कुछ चीजें बताते हैं अब, ठीक है। एक एनसीईआरटी पे पेज नंबर 227 पे जाओगे तो कुछ रिएक्शंस तुमको लिखा मिलेगा, किसके बीच में, MnO4 माइनस के डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर खोजना चाहो तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट में SO4 2 माइनस बन रहा होता है, 2SO4, ठीक है। तो ये वाला टाइप का रिएक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, जब तुम लोग जाओगे तो तुम लोग को कुछ कुछ इस टाइप का कुछ कंसेप्ट देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा कुछ होगा कि Cu+1 एक्वस मीडियम में Cu2 प्लस प्लस Cu0 में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, एक ये देखने को मिलेगा। फिर तुम जब एनसीईआरटी में यही डी ब्लॉक में किसी एक पेज में घुसोगे तो तुमको ये देखने को मिलेगा कि Fe प्लस कॉन्क HCl FeCl2 प्लस H2 बनाता है, जबकि Fe प्लस Cl2 ये FeCl3 बनाता है। मतलब सोचने वाली बात बस ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी एक तरीके से तुम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे भी इसके साथ करा रहे हो, ये +3 में जा रहा है, +2 में जा रहा है, ठीक है। इस टाइप की चीजें कुछ और बच रखी है, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि तुमको ये खुद से ही पढ़ के एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। सर और ये हम लोग रिएक्शन तो आप कॉपी नोट्स में लिखवाया है? हाँ लिखवाए, मतलब वो नोट्स में हम खुद से लिखे हैं, मतलब हम लिखवाए नहीं है, वो हम खुद से लिखे हैं। नहीं सर, पहले भी लिखवा चुके हैं ये। कब, कौन सा वाला, ये वाला? सर कोई फुदू फुदू रिएक्शन में था सर, हमको याद नहीं। अच्छा, हाँ मतलब कहीं कहीं लिखवाते रहते हैं। मतलब ये ऐसा था कि तुम लोग को अगर हम नोट्स दिखाने का ट्राई करें,
फर्जी लैपटॉप हो गया। छोड़ो, तुम लोगों को आवाज तो आ रहा है ना? जब हम बड़बड़ाहट के निकल गए, किसी को कुछ आवाज ही नहीं है। यस सर। ठीक है, मतलब अगर तुम नोट्स में देखोगे तो वो सब, वो बेसिकली मेरा ही नोट्स है। ठीक है, मतलब वो आप खुद से ही बनाए थे। तो उस पे ये सब जो चीजें हैं, जहाँ पे जैसे तुमको अगर पेज नंबर वगैरह लिखा हुआ दिख जाए, कुछ ऐसे वैसे लिखा हुआ दिख जाए, तो मतलब वो हम खुद से ही लिखे थे। ठीक है, वो सब कोई लिखवाया नहीं था। ठीक है, मतलब ये सब वैसा रहता है कि तुम खुद से जब पढ़ते हो तो तुमको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ऐसा बन सकता है, इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो उस टाइप से लिखा होता है। ठीक है, और हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ये वाला जो रिएक्शन है जो पेज 227 पे दिया हुआ है उसके उसको देख लेते हैं। ठीक है, मतलब वो तुमको थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है। क्या है ये? पोटेशियम पर पोटेशियम, मतलब पोटेशियम और सोडियम में इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम कुछ भी हो, कटायन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग को अनायन से ही सब मतलब है। यहाँ पे हम लोग के पास बेसिकली पर मैग्नेट है। ठीक है, और यहाँ पे बस SO3 2 माइनस है। अब सवाल ये बनता है कि इसका इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, अगर तुमको कोई कुछ भी वाइल्ड गेस लेना हो तो तुम क्या लो, क्या सोचोगे, ये बताओ। SO3। SO3, तुम लोग जब सॉल्ट पढ़ा रहे थे तब बताया था कि SO3 कभी किसी रिएक्शन में बन नहीं सकता, या तो SO2 बनेगा या SO2 प्लस हाफ O2 बनेगा। SO3 अनस्टेबल होता है, बताया था। सर ऑक्सीडाइज तो होना चाहिए ना लेकिन। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए सिर्फ SO3 क्यों बनाओगे? चलो एक अच्छा वर्ड है हम लोग के पास कि ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ठीक है, तुम ही बताओ कि ये ऑक्सीडाइज क्यों होना चाहिए? MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। बिल्कुल सही। तो KMnO4 मतलब MnO4 एक हम लोग के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग या मीडियम या वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इसको एकदम अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा। ये SO3 2 माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने का ट्राई करेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने का ट्राई करेगा। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। +6 पे जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके +6 के कंपाउंड देखते हैं। तो तूने गेस तो बहुत अच्छा लिया था कि SO3 बना देगा, +6 में जाएगा, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं SO3 रूम टेम्परेचर पे से कम पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। उससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो SO2 प्लस हाफ O2 में चला जाएगा। इसीलिए ये तो नहीं बना रहा। ये बेसिकली बनाता है SO4 2 माइनस, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ठीक है, ये बना दिया। अब क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज किया, तो खुद को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा? रिड्यूस। ठीक है, तो ये आपको अपने आप को एकदम सबसे लोएस्ट पे लेके आ जाता है Mn2 प्लस पे। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये रेडॉक्स रिएक्शन चलता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग के पास S2O3 2 माइनस है, ठीक है, इसको थायोसल्फेट थायो बोलते हैं। ठीक है, S2O3 2 माइनस को थायो सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ही खराब लग रहा है हमको।
लेकिन इसको बोलते थायोसल्फेट ही है। ठीक है, अब बताओ इसका क्या करोगे? सोचो। सेम ही हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ऑक्सीडाइज करेगा तो +6 में जाना होगा और फिर अपने आप को रिड्यूस कर लेगा तो रिड्यूस +2 में करेंगे। चल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मान लेते हैं मेरे पास दूसरा कंपाउंड है CO3 2-, इसके साथ क्या होगा? शायद नहीं रिएक्ट करेगा मैक्स में ही पहले। क्यों नहीं होगा? ऑक्सीडेशन तो और मतलब और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है नहीं, कार्बन +4 में ही। सही बात है, कार्बन क्योंकि +4 में ही है, अब तुम इसको क्या ही ऑक्सीडाइज करोगे? +5 +6 ले जाने का तो सवाल ही नहीं बनता, कार्बन है। तो इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग बोलें कि हम लोग के पास है क्या है हम लोग के पास? NO3-, इसमें फिर से नो ऑक्सीडेशन। वैसे नो रिएक्शन। अगर मेरे पास PO4 3- है तो इसमें नो नो रिएक्शन। रिएक्शन। नो रिएक्शन। बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पे CH3COOH है, विनेगर है अपने पास, या फिर CH3CO- है, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्यों भाई? क्यों भाई? +3 से +4 में जाएगा, CO- वाला। देखो, इसमें तुम लोग का हाइपोथेसिस सही है कि ये +3 से +4 में जाने का यहाँ पे उसके पास पॉसिबिलिटी बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, अरे वाह, खतरनाक। कारण क्या है इसका? क्यों नो रिएक्शन नहीं होता? क्यों नो रिएक्शन होता? तो अपने लेवल पे जानना जरूरी नहीं है, और एक तरीके से अपने लेवल पे किसी लेवल पे कोई नहीं जानता कि इसका रिएक्शन इसके साथ क्यों होता है। ठीक है, एक तरीके से नो वन नोस। ठीक है, इसलिए तुम मेरे मतलब नोट्स में भी देखोगे तो हम ये लिखवाते हैं कि किसी को नहीं पता इसका कोई रिएक्शन, ये नो रिएक्शन क्यों देता है। ठीक है, ये एक तरीके का सही में एक्सेप्शन है जो रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग MnO4- रिएक्शन के लिए जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसमें क्या था? उसमें कंसेप्ट ये चल रहा था कि हम लोग का जो रिएक्शन हो रहा है उसमें
MnO4 माइनस एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो जहां रिएक्शन कर पा रहा है वहां कर रहा है, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स आउट है वहां पे रिएक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब हम लोग को एक अजीब सा केस दिख गया जहां पे पॉसिबिलिटी है लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहा, ये इसका प्रॉपर एक्सेप्शन है। ठीक है, एक और तुम लोग को बता देते हैं, S2 माइनस सल्फाइड। ठीक है, बताओ सल्फेट में ही बना देगा। क्या क्या क्या? सल्फेट आयन। सल्फेट आया ना Mn2 प्लस, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे सल्फाइड नहीं बनाता, ये SO4 2 माइनस नहीं बनाता, इसका जगह से सल्फर जीरो में चला जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन ही मान लो। ठीक है, ऑल्दो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब बेसिकली जब तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो तुम लोग एक चीज देखोगे कि एक चीज होता है E0 वैल्यू। ठीक है है ना? S8 बनेगा सर, क्या? S8 बनेगा क्या, कि S केवल? अरे मतलब ये तुम बोल रहे हो कि ये रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में जा रहे हैं क्या? हाँ सर यही। हाँ मतलब जब सल्फर जब न्यूट्रल स्टेट पे है तो वो रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो तुम लोग एक चीज पढ़ोगे कि एक चीज होता है ऑक्सीडेशन हाफ और एक चीज होता है रिडक्शन हाफ। ठीक है, और दोनों को जब तुम ऐड कर रहे हो तो E0 का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों E0 का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए? क्योंकि तुम लोग एक नर्स्ट इक्वेशन जैसा कोई इक्वेशन पढ़ोगे जहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा रिएक्शन हम लोग के पास चलेगा। तो हम लोग जब सल्फर को 2 माइनस से सल्फर जीरो पे लेके आते हैं तो इसी के लिए जो हम लोग के लिए डेल्टा जी E0 का वैल्यू होता है और Mn +7 से +2 में ले जाने का जो वैल्यू होता है, इन दोनों को जब अपन ऐड करते हैं तो तभी हम लोग को ये वाला वैल्यू पॉजिटिव दिखाई देता है। ठीक है, मतलब हम लोग के पास इस चेन से निकलने वाला एनर्जी, सेकंड वाला चेन से निकलने वाला एनर्जी बस उतना ही है जो सल्फर 2 माइनस को सल्फर जीरो पे लेके आ सके, उतने पे कंपनसेट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए सल्फर 2 माइनस को सिर्फ सल्फर जीरो पे लेके आ पाते हैं, इससे आगे नहीं लेके जा पाता। ठीक है, मतलब क्योंकि वो उतना एनर्जी नहीं दे पाता है इसको। बिल्कुल सेम चलता है अगर हम तुमको बोले कि अगर मेरे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है तो सेम रिएक्शन चलता है। ये इसको Cl2 में मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके आ पाता है, इसको भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके आ पाता है और इसको भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके आ पाता है। ठीक है, तो ऐसे भी तुम अगर ध्यान रख सको तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से जो भी है उनको सब चीज सिर्फ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बच गया जो कि है फ्लोरीन। ठीक है, अब ये वाला वापस से नो रिएक्शन देता है। ठीक है, मतलब देखो अब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये सब चीज का जो रीजनिंग है ये सब हम लोग के पास पी ब्लॉक से आता है। ठीक है, लेकिन पी ब्लॉक तुम लोग के सिलेबस से ही हटी है, तो इसलिए रीजनिंग देने का पता नहीं कोई सेंस उतना बनता नहीं। ये पूरा पी ब्लॉक में रिएक्शन का सेट ही है। ठीक है, तो अभी के लिए तुमको इसको याद ही रखना पड़ेगा। यही दिक्कत हो जाता है कि जब तुम लोग मतलब जब एनसीईआरटी में से 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर उड़ा देता है और एक को रहने देता है तो वो पूरा का पूरा सिर्फ रिमेम्बर मतलब मेमोरी बेसिस पे चैप्टर बन जाता है। कि अगर इससे पहले वाले चैप्टर में कुछ भी चीज था जो कंसेप्चुअल था, जो कि इस चैप्टर को समझने में जरूरी था, तो अब उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक चीज को समझने के लिए अगर तुमको दूसरा चीज फिर से समझना पड़े तो इससे अच्छा उस चीज को याद ही कर लिया जाए।
आई माइनस का IO3 माइनस बनता है क्या? हम PYQ में देखे थे, मतलब दोनों देखे थे, I2 और IO3 में। बता रहे हैं। देखो, ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देते हैं कि ये हम लोग जनरली एसिडिक मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये हम लोग एसिडिक मीडियम के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अब जैसे तूने बोला, जो I माइनस है, अगर सेम इसको अपन एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस में डालें तो ये हम लोग को Mn2 प्लस प्लस I2 ही देगा। लेकिन अगर अपन इसको बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में डालें, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस को डालें तो ये हम लोग को पायरोलोसाइट MnO2 प्लस IO3 माइनस ये देता है, ठीक है? बिल्कुल सही देता है। एक यहाँ पे रिएक्शन और लिख देते हैं। बेसिक में वो MnO4 2 माइनस नहीं देगा क्या? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, बेसिक में N फैक्टर 1 होता है ना MnO4 माइनस का। बेसिक में तो तुमको जो सेट रिएक्शन में लिखवाए हैं वहां पे जाके एक बार देखो कि MnO4 माइनस एसिडिक बेसिक वगैरह मीडियम में क्या देता है, तो तुमको वहां पे मिल जाएगा जो तुम पूछ रहे हो उसका आंसर। तुम अगर जाके देखोगे तो तुमको वहां पे लिखवाए हैं कि हम लोग के पास अगर MnO4 माइनस है, इसको अपन एसिडिक मीडियम में किसी भी चीज से रिएक्शन कराते हैं तो Mn2 प्लस बनाता है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग न्यूट्रल या फेयरली बेसिक मीडियम में कराते हैं तो ये MnO2 बनाता है, और अगर इसको स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कराते हैं तो ये MnO4 2 हाँ माइनस ठीक है सर। बनाता है, ठीक है? अब तुम ही लोग बताओ कि यहाँ पे अगर हम इसको वापस से Fe2 प्लस के साथ रिएक्शन करा दे एसिडिक मीडियम में तो क्या बनाएगा? Fe3 प्लस और Mn2 प्लस। Fe3 प्लस और Mn2 प्लस, ठीक है? तो ये वाला ये रिएक्शन है। ठीक है, तो ये ही है अपना, ठीक है? ऑल दो फिर भी हम तुम लोग को इतना ही है, डी ब्लॉक में इतना ही है। एक बार तुम लोग चैप्टर का रीडिंग डाल दो तुमको दिखेगा कि बाकी अगर कुछ भी चीज है तो सब तुम लोग को पीरियोडिक टेबल में दूसरा मास्टर कवर करवाया होगा, ठीक है? इसके अलावा अगर तुम लोग को कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग मैसेज पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? और अपार्ट फ्रॉम दिस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JMS, ठीक है? होप करते हैं कि तुम लोग का काफ़ी अच्छा जाए और तुम लोग फर्स्ट बार में ही, फर्स्ट सेशन में ही एक बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आओ, ठीक है? थोड़ा सा जो लास्ट वीक है उसमें थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो कि कौन से सेक्शन से तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ से तुम स्कोर ला सकते हो, ठीक है? वो सब सेक्शन पे मत ध्यान दो जिस पे अभी तुम्हारा वीक पॉइंट है या फिर जहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, उन्हीं पे अभी ध्यान दो।
जहाँ पे तुम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्योंकि ये मेंस का पेपर है। अगर तुमको सपोज से 80 नंबर सिर्फ फिजिक्स बना के ही आ रहा है, तो 80 नंबर सिर्फ फिजिक्स बना के ही लाओ, ठीक है। अगर तुमको मतलब 80 नंबर टोटल मार्क्स नहीं कह रहे, मतलब फिजिक्स में सब सेक्शनल मार्क्स कह रहे हैं कि अगर तुमको फिजिक्स में ही तुमको 80 नंबर स्कोर कर पा रहे हो, लेकिन तुमको 1.5 घंटा लग रहा है, तो 1.5 घंटा लो और फिजिक्स ही बनाओ, ठीक है, कोई तुमको नहीं रोक रहा है। और रिमेनिंग जितना टाइम बच रहा है उसमें तुम बाकी सब्जेक्ट्स को अपना टाइम दे दो, कौन सा तुम्हारा ज़्यादा उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ताकि तुम एक डिसेंट स्कोर पे 150 प्लस के स्कोर पे आराम से पहुंच जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों में हम लोग को बराबर 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 अब लेके आना है, ठीक है। मेंस का पेपर है, तुमको कोई सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, सिर्फ ये देखना है कि तुमको किस में ज़्यादा नंबर आ रहा है, ठीक है। बस यही सोचता है अपने को, ठीक है। किसी को अगर केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री में नंबर आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री ही से उतना स्कोर करने का ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि मतलब तो एडवांस में भी लोगों को देखें, जो लोग ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। मेरा खुद का एक दोस्त था जो कि मेरे साथ ही पढ़ा कॉलेज में, उसको एडवांस के पेपर में फिजिक्स में 10 या 15 नंबर आया था, 10 नंबर कट ऑफ होता था, 12 से 15 के बीच में आया था। मैथ्स में भी 12 से 15 के बीच में आया था। और क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के पेपर में 100 नंबर निकाला था, ठीक है। तो टोटल मिला के उसका 130 नंबर हो गया। 130 नंबर तुम्हारा एडवांस के पेपर में आता है, तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 8000 रैंक बनता है। तो उसका 8000 रैंक बना, वो IIT आ गया, ठीक है। तो बुरा नहीं है, उसने एक सब्जेक्ट में ही बहुत ज्यादा अच्छा किया, बाकी में बिलो एवरेज किया, लेकिन कर तो लिया एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और फिर भी ये मेंस का पेपर है, यहाँ तो कोई सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं है। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो तुमको जो भी अच्छे से हो रहा है अभी के लिए वो करो, ताकि तुम सबको एक 150 प्लस के स्कोर पे आराम से पहुंच जाओ, ठीक है। बस इसी स्कोर को भी ध्यान रखो कि तुम इस तक कहाँ से पहुंच पा रहे हो, कौन से सब्जेक्ट से, कितने चैप्टर से, कितने क्वेश्चन बना के, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, सब कैलकुलेशन करके जाओ। और अगले वीक ऐसा मत करना कि सारा प्रैक्टिस टेस्ट देना छोड़ देना, प्रैक्टिस टेस्ट देना, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दोगे तो फिर वो मसल मेमोरी हमेशा डिस्ट्रॉय होते जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट देते जाना, जितना कम से कम हर 2 दिन में एक प्रैक्टिस टेस्ट तो मिनिमम ही रखना, ठीक है, ताकि तुम लोग उसको अच्छे से कर सको, दिमाग को फ्रेश रखना। एक दिन पहले एग्जाम से एक रात पहले पढ़ना प्रॉपरली छोड़ देना, ठीक है। आराम से अब एक वीक है तो फिर प्रॉपर शेड्यूल लेके ही सिर्फ सोया करो, उठा करो कि इतने बजे तक सो जाना है, इतने बजे उठना है, क्योंकि उस दिन वो वाले स्टोरीज बहुत फेमस है कि लोग सो नहीं पाए, लोग उठ नहीं पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग के साथ ना हो, तो इसलिए एक हफ्ते पहले से अच्छे से सो जाओ, एक टाइम पे सो टाइम पे उठो, ताकि सब कुछ अच्छे से हो सके, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो कॉल कर लो, बिना कोई हेजिटेशन के कभी भी कॉल कर लो, ठीक है। मोस्टली हम अवेलेबल ही रहेंगे, ठीक है। चलो तो फिर क्लास को अब रैप अप करते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे एडवांस के टाइम पे। देख बताना कैसा तुम लोग का मेंस है। अच्छा न्यूज़ का तुम लोग सबसे उम्मीद है, ठीक है। चलो फिर बाय रहेगा सभी को, एंजॉय लाइफ। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।